ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम एक रूबिक्स क्यूब बनाकर उसे एनिमेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर ओपन होते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। अब रूबिक्स क्यूब बनाने के लिए हम सबसे पहले इस क्यूब में बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें अरे मॉडिफायर का यूज करके रूबिक्स क्यूब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस मॉडिफायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके सेगमेंट को बढ़ाएंगे जिससे ये क्यूब कॉर्नर से थोड़ा स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें अरे मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और अरे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसके काउंट को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वैसे अगर आपको बेवल मॉडिफायर नहीं समझ आया तो आप हमारा एपिसोड नंबर 16 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बेवल मॉडिफायर की सारी सेटिंग्स को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब अरे मॉडिफायर पे हम चलते हैं। तो देखिए अरे मॉडिफायर की मदद से हमने इस क्यूब की 3 कॉपीज एक्स एक्सिस पे बनाई है। अब हमें इन तीनों क्यूब की कॉपीज को वाई एक्सिस पे बनाना है। तो इसलिए हम इस अरे मॉडिफायर को डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब हम इसमें x की वैल्यू को 0 करके y की वैल्यू को 1 डालेंगे जिससे ये y एक्सिस पे इसकी कॉपीज बना दे। तो अगर आपको अरे मॉडिफायर के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 13 देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हमें इन सारे क्यूब की कॉपीज को z एक्सिस पे बनाना है। तो इसलिए हम इसे भी यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू को यहाँ पे हम 0 डाल देंगे और z की वैल्यू को 1 डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि इसने इन सारे क्यूब की कॉपीज को z एक्सिस पे बना दिया। तो इस तरीके से आप मॉडिफायर्स की मदद से मिनटों में रूबिक्स क्यूब बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपका काम यहाँ पे मॉडिफायर्स का हो जाए तो आपको इसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो हम इन मॉडिफायर्स को पहले अप्लाई कर देते हैं। तो बेवल मॉडिफायर को अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मदद से अभी हम इस क्यूब में थोड़ी कलरिंग करेंगे। तो अभी हमारा क्यूब बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे कलर करेंगे, उसके बाद इसे एनिमेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको शेडिंग मोड में जाना है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये बेस कलर व्हाइट पहले से ही सेलेक्ट है, इसलिए हमारा क्यूब अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है। अच्छा, अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक फीचर्स नहीं पता है जैसे ऑब्जेक्ट को ऐड करना या डिलीट करना या ये सारे मोड क्या है और ब्लेंडर की ये सारे फीचर्स किस काम आते हैं जैसे लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स डिटेल में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हमें यहाँ इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस कलर में जाके इसे ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया मटेरियल ऐड हो चुका है। अब हमें मॉडिफायर्स में जाना है और यहाँ बेवल मॉडिफायर के अंदर आपको एक शेडिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पे एक मटेरियल इंडेक्स का ऑप्शन दिखेगा। इसकी वैल्यू को यहाँ से आपको बढ़ा के 1 कर देना है। तो देखेंगे जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को 1 करा तो यहाँ पे इस क्यूब में हमने जितने एरिया को बेवल करा था वो सभी ब्लैक कलर के हो चुके हैं। अब इसके अमाउंट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप जैसे ही बेवल के अमाउंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कलर भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो अभी हमारा काम हो चुका है, तो हम बेवल मॉडिफायर को भी अप्लाई कर देंगे। तो अभी हमें रूबिक्स क्यूब के सारे साइड्स को कलर करना है। तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया उसकी इमेज पहले से देख लें। इसके अलावा आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहाँ पे रेफरेंस के लिए ऐड कर सकते हैं। तो देखिए रूबिक्स क्यूब का एक साइड व्हाइट होता है और उसके सामने का साइड येलो होता है। तो सबसे पहले हम इसके येलो वाले साइड को कलर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से पहले फेसेस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम इन सभी फेस को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करके पहले इन सभी को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। तो याद रहे जब तक आप असाइन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये येलो कलर हो चुका है। तो अभी हम और कलर्स यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हम रेड कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेस कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके हमें रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। तो हम जैसे ही असाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर का हो चुका है। अब रूबिक्स क्यूब में रेड के अपोजिट में ऑरेंज कलर होता है। तो सबसे पहले हम इन साइड्स को ऑरेंज कलर कर देते हैं। तो इसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ बेस कलर में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद असाइन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर का हो चुका है। अब हम इस साइड पे यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं
और फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस कलर में ब्लू सेलेक्ट करेंगे और असाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर का हो चुका है। अब ब्लू कलर के अपोजिट में ग्रीन कलर होता है, तो सबसे पहले हम इस साइड को ग्रीन कलर करेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके हम पहले इन्हें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और असाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का हो चुका है। तो इस तरीके से आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो आप उनके हर पार्ट्स को अलग अलग तरीके से कलर कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे हमारा रूबिक्स क्यूब बन के तैयार हो चुका है। अब हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। तो अभी हमारा रूबिक्स क्यूब पूरी तरीके से कलर होके बन तो चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो इसके सारे पार्ट्स अलग नहीं हैं, ये एक ही में ज्वाइंट है। अगर हम इसे किसी एक पार्ट को इसके सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। इसके बाद ए प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें पी प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बाई लूज पार्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा तो ये सारे क्यूब सेपरेट हो गए। अगर आप यहाँ पे आउटलाइनर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे क्यूब्स दिखेंगे। तो अभी अगर हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो आप देखेंगे कि हम इन सभी क्यूब्स को अलग अलग तरीके से सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है। अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो इसके लिए हम 1 प्रेस करके पहले फ्रंट व्यू में आएंगे और इस स्लाइड को पहले हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको टाइमलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो इसी टाइमलाइन की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट में एनिमेशन ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस व्हाइट वाले डॉट पे क्लिक करेंगे ताकि ये ब्लू हो जाए। तो इसे ऑन करने से जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो सारे चेंजेस यहाँ पे एनिमेट होते चले जाएंगे। तो हमें इस क्यूब के ऊपर वाले पार्ट को एनिमेट करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके इस पोर्शन के की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो या तो हम इसे यहाँ पे हल्का सा मूव करें और या तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके एनिमेशन वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम का एक ऑप्शन दिखेगा। इसका शॉर्टकट आई है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप इसमें कैसा की फ्रेम ऐड करना चाहते हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो हम यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन का की फ्रेम यहाँ पे एक ऐड हो चुका है। तो अभी हम इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे लेके आएंगे यहाँ पे और अब हम इन क्यूब्स को यहाँ पे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम R प्रेस करेंगे और Z एक्सिस पे इसे रोटेट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसे रोटेट करेंगे और माउस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब अगर मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये एक ही साइड से मूव हो रहा है अगर आप देखें तो, जबकि इसे यहाँ बीच से ही रोटेट होना चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इन सभी क्यूब का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पे आप देखें ये साइड में ही आपको दिख रहा होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन पॉइंट के अराउंड ही रोटेट होता है, इसलिए ये सारे क्यूब इसी तरीके से रोटेट हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें इन सभी क्यूब्स के ओरिजिन पॉइंट को इनके सेंटर में लाना होगा। तो इसके लिए हम पहले 1 प्रेस करेंगे और इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस की फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्यूब वापस अपने पोजीशन में आ चुका है। तो अभी इसके ऊपर के सारे क्यूब सेलेक्ट हैं। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे एक सेट ऑरिजिन का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑरिजिन टू सेंटर ऑफ मास इस पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर मैं आपको 7 प्रेस करके टॉप व्यू में दिखाऊं तो इन सारे क्यूब्स का जो ऑरिजिन पॉइंट है वो इनके बीच में आ चुका है। तो अब हम फिर से इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम R प्रेस करेंगे और Z एक्सिस पे इसे रोटेट करेंगे। तो आप देखिए कि ये मिडल में ही रोटेट हो रहा है। लेकिन ऐसा करने से आपको एक और दिक्कत आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर आप फिर से देखें तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे क्यूब्स अभी अलग अलग हैं, तो इसलिए ये अपने अपने ओरिजिन पॉइंट के अराउंड ही रोटेट हो रहे हैं। तो अगर हमें इन सभी क्यूब्स को एक साथ रोटेट करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन सभी को ज्वाइन करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। तो की फ्रेम डिलीट करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये वापस अपने उस पोजीशन में नहीं आया। तो ऐसा ये इसीलिए है क्योंकि हमने इस पॉइंट को यहाँ पे ऑन रखा था। तो जब भी आप अपने एनिमेशन का काम कर लें तो आप इस पॉइंट को ऑफ कर दें, वरना आप जो भी चेंजेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में करेंगे वो सभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम 1 प्रेस करके पहले फ्रंट व्यू में आएंगे। इसके बाद पहले इस डॉट को ऑफ कर देना है। इसके बाद हम N प्रेस करेंगे तो इससे हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये रोटेशन में ये Z एक्सिस पे -230 डिग्री रोटेट हुआ है। तो हम इसे रोटेट कर देंगे फिर से। तो R प्रेस करेंगे Z एक्सिस पे, हम इसे 230 डिग्री रोटेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वापस अपने उसी पोजीशन में आ चुका है। अभी हम 1 प्रेस करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे
और N प्रेस करके पहले प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हम इन सभी क्यूब्स को पहले ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे Ctrl J प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम Ctrl J प्रेस करेंगे तो ये सारे क्यूब ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये जितने भी हमारे ऊपर वाले क्यूब थे आप देखें अगर, तो ये अभी ज्वाइन हो चुके हैं। इसके बाद हमें इन सभी के ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पे बीच में लाना है। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा तो इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे इस क्यूब के बीच में आ गया। अब अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये इस ओरिजिन पॉइंट के अराउंड ही रोटेट होगा। तो हम फिर से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे इस एनिमेशन वाले पॉइंट को ऑन कर देते हैं। इसके बाद I प्रेस करेंगे और यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे इस पोजीशन का की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाए। इसके बाद हम इसे यहाँ पे 40 पे लेके जाएंगे। अब इसे कितना भी लेके जा सकते हैं। अब हम इसे रोटेट करेंगे तो R प्रेस करेंगे Z एक्सिस पे और मान लीजिए हम इसे 360 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे 360 डिग्री प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो अगर मैं आपको इसे प्ले करके दिखाऊं स्टार्टिंग से तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का प्ले हो रहा है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे है, आप देखें तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसे यहाँ पे 60 तक रखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके एंड वाले पॉइंट पे 60 डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अभी यहीं तक आ चुका है। अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो आप देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अभी हमारा एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रेंडर करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको इस वाले पॉइंट को ऑफ कर देना है और हम इसे अभी मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसका यूज़ नहीं है। तो अभी हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे और इसे स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इसे G प्रेस करके Z एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करेंगे, कुछ इतना। तो आप देखेंगे कि अभी ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हमें इस एंगल में इस क्यूब को रेंडर करना है तो इसके लिए हम इस प्लेन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे Z एक्सिस पे और मान लीजिए हम 45 डिग्री से रोटेट कर देंगे। इसके बाद इस वाले एज को थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। तो इसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और 2 सेलेक्ट करेंगे जिससे हम यहाँ पे एजेस पे सेलेक्ट कर पाएँ और इस वाले एज को सेलेक्ट करके E प्रेस करेंगे Z एक्सिस पे। तो ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो अभी हम वापस से टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा करके इसे स्मूथ कर देंगे हल्का सा, ताकि इसके एजेस यहाँ पे दिखे ना। तो अगर आप अभी देखें तो ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है। इसके अलावा हम इसे शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम शेड स्मूथ कर दें तो आप देखेंगे ये और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अब हमें यहाँ पे कैमरा सेट करना है और लाइटिंग सेट करनी है। तो अगर मान लीजिए हमें इस एंगल में कैमरा चाहिए तो आप देखें अभी हमारा कैमरा यहाँ पे है। तो या तो हम इस कैमरे को मूव और रोटेट करके यहाँ पे लाएं और या तो इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कीबोर्ड पे Ctrl Alt और 0 प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे आपका कैमरा अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको इसे मैनेज करना है तो आप G प्रेस करके इसे मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा कैमरे को सेट करने की और कई सेटिंग्स हैं, उसके बारे में मैंने ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एपिसोड नंबर 1 में डिटेल में बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा कैमरा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें इसमें लाइटिंग सेट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस रेंडर मोड में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी काफी डार्क दिख रहा है। तो इसके लिए हम शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ पे एक लाइट ऐड करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक सन लाइट ऐड करते हैं। तो अभी ये लाइट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हम G प्रेस करके इसे Z एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो आप देखिए ये इस तरीके से मूव हो रहा है। इसके बाद हम इस लाइट को यहाँ पे कैमरे के पास लाएंगे। तो इसके लिए हम 7 प्रेस करके पहले टॉप व्यू में जाएंगे और अभी G प्रेस करके इसे मूव करके कैमरे के पास लाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा लाइट कैमरे के पास ऐड हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमें इस सनलाइट को अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो हमें यहाँ पे एक येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और इसे अपने क्यूब की ओर मूव करना है कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर आप देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम इस लाइट के पावर को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ का एक ऑप्शन दिखेगा। इसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ से बढ़ा करके अपने लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें तो हम जितना इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो लाइट का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाएं तो आप देखेंगे हमारा क्यूब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इसे प्ले करके देखें तो आप देखेंगे हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो
तो अब अगर आपको सारी चीजें यहाँ पे ठीक लग रही हैं तो आप इसे रेंडर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रेंडर की सारी सेटिंग्स बता देता हूँ। तो देखिए, रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस रेंडर प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रेंडर इंजन का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए, अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है और आप किसी वीडियो को बिल्कुल डिटेल में रेंडर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइकिल्स पे सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास हाई एंड पीसी नहीं है तो आप ईवी पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपकी वीडियो अच्छी क्वालिटी में रेंडर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो की क्वालिटी वगैरह को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन का मिलेगा, तो इसमें आपको ये सेटिंग रहने देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम रेट दिखेगा, इसे आप यहाँ से 30 FPS पे सेट कर दें। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन सेट करना होगा कि आप इस वीडियो को कहाँ पे रेंडर करना चाहते हैं। तो आप इस पे क्लिक करके अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लूँ, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट का दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें FFmpeg वीडियो, इस फॉर्मेट पे क्लिक करना है। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें इस वीडियो को रेंडर करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर रेंडर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और रेंडर एनिमेशन, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो रेंडर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कंप्यूटर में इस 60 फ्रेम की वीडियो रेंडर होने में कितना टाइम लगा। तो रेंडर होने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो आज की वीडियो में हमने एक रूबिक्स क्यूब बनाकर उसे कलर करना सीखा और उसके बाद उसे एनिमेट करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुलियन मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप पूरा ब्लेंडर सिर्फ 45 मिनट में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।